नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी बच्चों को रोककर, बच्चों पर नकेल कसकर ये जो जनाक्रोश है उसे रोकेगी, और इसको लेकर राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। लगातार बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं। आज तो उत्तर प्रदेश में हद हो गई। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अभिजीत दीप के स्कूल जा रहे हैं, और उस वजह से घबराई सरकार। अब स्कूलों में प्रतिबंध करने का आदेश जारी कर दिया। बिना परमिशन के कोई नहीं घुसेगा। भाई अरुणाचल में तो घुस गए हैं, वहां के लोग कह रहे हैं। वहां किसकी परमिशन से घुसे? आप बार बार कहते ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। लेकिन जो आज हम बातचीत करेंगे, एक तुगलकी फरमान जिसे कहा जाए, वो जारी किया गया। ये आपके सामने है मीनू जी। नाकामियों पर पर्दा डालने से तस्वीर नहीं बदलेगी। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, चूंकि जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बैठते हैं, ऐसे ही इनके जो शिक्षा निदेशक है वो बीकानेर में बैठते हैं। वो लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ये शासकीय अपवाद होंगे जो अपने अधिकारियों के दायित्वों के निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत होंगे। पहले उन्होंने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ के निर्णय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्कूल सुरक्षा नीति एवं दिशा निर्देश इस बात पर कराए तथा उन्हें शोषण एवं निजता के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करे। अतः विद्यालय शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने तथा विद्यार्थियों एवं कार्मिकों को सुरक्षा, संरक्षा एवं निजता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार निर्देशों की कड़ाई से पालन किया जाए। आप सोचिए, ना कोई घुसेगा, ना कोई बिना परमिशन जाएगा। फिर एक तस्वीर कल से आ रही है, अभिजीत दीपी के इन बच्चों के बीच में बैठे। क्या इन वजहों से घबराई है सरकार, या फिर ये सामने आपके वीडियो है? ये बीच सड़क पर बच्चे बैठे, देखिए। पूरा चारों तरफ जाम लगा हुआ है, और क्या कह रहे हैं बच्चे ये? क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? पुलिस से आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? देखिए बच्चों का जोश, रोक लो। आपका कौन से स्कूल से हैं आप? क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग दुबग्गा बाईपास पे बैठे हैं? अंकल मेरी मांगे हैं वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, ना ही बायो के हैं, ना ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। अब बताइए हम पढ़ाई इतनी कैसे करें? और हमारे स्कूल में 8 से 4 क्लासेस होती है, और उसके बाद हम लोग जाते हैं असेंबली 2 घंटे की असेंबली होती है। बताइए, और ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूसली।
तो बेटा यहाँ आप धरने बैठे, कोई आपसे आया जिसने आपसे बात करी, आपके धरने खत्म कराने को कहा, आपकी मांगे मानने के लिए कहा? अभी कोई नहीं आया है। हमारी मांग है कि सीएम को बुलाया जाए। अड़ गए बच्चे, मुख्यमंत्री को बुलाइए। लगभग कितनी देर से आप लोग बैठे हैं धरने पे? 2 घंटे हो गए। किसी ने अभी तक आपसे बात करने की कोशिश नहीं करी? कुछ नहीं, और पुलिस भी यहाँ है, वो भी कुछ नहीं कर रही। एक बात मैं बताऊं, हमारे अब देखिए मीनू जी, क्या इस आदेश से रोक लग पाएगी? क्या इस तोलकी फरमान से बच्चों के रोक पाएंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त को बोले थे लाल किले से, उन्होंने कहा था इन दिमागी नक्सलों को आइसोलेट करना जरूरी है। मतलब इनकी पहचान करो और इनको धरपकड़ करके और गिरफ्तार करके और जेलों में डाल दो। इनका कहना यह था कि अगर ये समाज के बीच में घूमेंगे ये दिमागी लोग, ये दिमागी नक्सल्स, तो ये इसी तरह के बच्चे सड़क पे आएंगे। बच्चों ने देखिए, इसने जो मीडिया क्रांति, जो संचार क्रांति है, उसने एक देश में एक जागृति पैदा कर दी है। अभी तक जो लोग सोए पड़े थे, और हम लोग भी बहुत निराश रहते थे कि हम और आप जैसे लोग ही कुछ बोल रहे हैं गिनती के, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आज आप देखिए, वो कहते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो वो पत्थर जो उछला है उसने बहुत बड़ा सुराग कर दिया है आसमान में। तो ये जो बच्चों की जो क्रांति है, देखिए इसमें एक दुविधा मोदी सरकार की है। उन्होंने कॉल तो दे दी आइसोलेट करो, अब ये छोटे छोटे बच्चे इन्हें कैसे आइसोलेट करोगे आप? हाथ लगा के देखो आप इनको, उनके माँ बाप, दादा दादी, पड़ोसी, रिश्तेदार सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। मतलब एक एक बच्चे के पीछे 50-100 लोग आपके वोट खत्म होने वाले हैं, और बच्चे जो है मान नहीं रहे हैं किसी की। ये जरूरी नहीं है कि इन सब बच्चों के माँ बाप ने विपक्ष को वोट दिया हो सकता है इनके माँ बाप अंदर से भाजपा के सपोर्टर रहे हो, लेकिन आज जो आपने बच्चों के साथ करा है, देखिए, और एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो ये हो रही है शिव कुमार जी, कि देश में जो क्रांति आ रही है उसका आधार क्या है? शिक्षा। और हम अपने आप को बताते हैं कि भाई हमने तो पता नहीं कितनी लिटरेसी अचीव कर ली है, और हम तो सॉफ्ट पावर हैं। दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की और आईटी की, उनके डायरेक्टर, सीईओ हमारे ही आदमी हैं, इंडियंस है। लेकिन नीचे देखिए क्या हाल है। मतलब ऊपर के कुछ लोग तो चले गए आपके, वो भी यहीं से गए और लेकिन छोड़ गए भारत, तब जाके उनको वहां अपॉर्चुनिटी मिली। तो लेकिन आपका जो है, आपने नीचे का जो तबका है, निचला तबका, ये वही प्राइवेट स्कूल, उन्हीं सरकारी स्कूलों की बच्चियां हैं जिन स्कूलों को 1 लाख से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं पूरे इंडिया में। सरकारी स्कूल, ये उन्हीं स्कूलों की बच्चियां हैं ये। और आप जाके सोशल मीडिया पे देखिए, एक से एक तैर रहे हैं चित्र। टॉयलेट है ही नहीं है तो इतने गंदे सड़ान भरे, जैसे कि कोई जो डंपिंग ग्राउंड जैसे टॉयलेट्स हैं वहां पे, उनपे बच्चे जाए तो क्या जाए? कहीं पानी का पीने का नहीं है, कहीं बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और एक चित्र तो ऐसा चल रहा है कल से एक्स पे, जिसमें कि जो छप्पर वाली झोपड़ी है और उसमें थोड़े बहुत लकड़ी के खंबे से लगा के उसके अंदर क्लास चल रही है, उसके अंदर चल रहा है स्कूल। मतलब इस देश में जहां सर्व शिक्षा अभियान चल पड़ा है, और हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल अभी हम 90% के करीब हम पहुंचने वाले हैं। हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था के स्कूलों का हाल तो देखिए, किनके बलबूते पे आप आगे दूसरे नंबर की, पहले नंबर की बनेंगे? अब तो आप 6ठे नंबर पे भी नहीं है। उससे पता चलता है कि आप वो नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं। अगर आप 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था होते तो स्कूलों का हाल ये ना होता। ना स्कूलों में ना टीचर है, ना पानी है, ना टॉयलेट है, ना बैठने की व्यवस्था है, पंखे नहीं है। आपने एक और देखा होगा, ये तो आपने लखनऊ का दिखाया, कल परसों एक और आ रहा था, एक फतेहपुर से आ रहा था, एक राजस्थान से आ रहा था। तो ये जो आपका जो बच्चे जो आपकी पोल खोल रहे हैं कि जो आपने जो ऊपर से एक बना रखा है ना, कि इनका है कि चदरे तान दो ऊपर की, पीछे की गंदगी ना दिखाई दे किसी को, गरीबी ना दिखाई दे किसी को, सामने से चदरे तान दो। लेकिन ये तो पुरानी आदत है मोदी सरकार की। जब आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति तब भी हरी चद्दर, हरी जो पन्नी आती है जालीदार, उसे लगा दिया गया था, जो हमारे यहाँ कभी कभी मकान निर्माण पर किनारे से लगाई जाती है, उसे तानकर गरीबी दिखाई रोकी गई थी। तो आज कोई नया थोड़ी है मैम। आज भी सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में प्राइमरी स्कूल के बाहर पानी भरा हुआ है। बच्चे कीचड़ में घुसकर स्कूल जा रहे हैं। चूंकि मैं तो शिक्षा पर काम करता हूं तो मुझे कई गहराई से बातें पता है। आप बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री वाल है तो वो गिरने की कगार पर है। क्या कहोगे? किसी भी स्कूल में टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर की भर्ती
सरकार कई वर्षों से नहीं कर रही है। 2019 में नई शिक्षा नीति लाई है और नई शिक्षा नीति में यह तय नहीं हो पाया कि किस श्रेणी के टीचर कहां भर्ती किए जाएंगे। राज्य अपने अपने हिसाब से भर्ती किए जा रहे हैं और इसी चक्कर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेट पास शिक्षक नहीं है उन्हें निकाल बाहर करो। अब बताइए आप, जो 2000 में भर्ती हुआ तब टेट था ही नहीं, तो वो टेट कहां से करेगा? और उसके रिटायरमेंट में 10 साल बचे हैं तो बुढ़ापे पे परीक्षा कैसे देगा? अब आप बताइए, ये जो तुगलकी फरमान है, धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सत्ता अहंकारी हो जाती है तो हर चीज में अपनी चलाती है और अपने चलाने के चक्कर में वो सब कुछ विध्वंस करती है। विध्वंस कैसा होता है? विध्वंस का आप मतलब जानती हैं, विध्वंस तो बर्बाद होता है। और इस समय भी अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। देश में शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं। देश में बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान कर दिया। 25 छात्र इस दुनिया से चले गए, उनके घर के चिराग बुझ गए। क्या उन्हें 1-1 करोड़ रुपया मिला? सरकार ने वादा किया। क्या किसी ने अभी तक यह सवाल उठाया? बात इन बातों पर होनी चाहिए। बात किस पर हो रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान कर दिया। मैं मानता हूं वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या गृह मंत्री ने यह बताया पैलेट गन किसने चलाने का आदेश दिया? अभी तक कहा हो तो बताइए। क्या गृह मंत्री ने यह बताया कि दिल्ली में जो दंग हुआ, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर क्या है? मतलब आप अपने मन से अपने मन की बात करोगे, मंच पर चढ़ जाओगे और बस कांग्रेस को कोसोगे, सोनिया को कोसोगे, देश तुम्हें वोट देता रहे। आज बाबा रामदेव फिर आ गए मैदान में। उस दिन आपके साथ हमने प्रोग्राम किया, आज फिर आ गए मैदान में। तो ये लोग निकल निकल कर आएंगे। सिर्फ मीनू जी, मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरी अपनी राय है कि अब तक घड़ा बंद था, घड़े को लोग बजाए जा रहे थे, हिंदू मुसलमान, और बड़ा बढ़िया नृत्य हो रहा था, बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा था। घड़ा फट गया। अब घड़े के अंदर जो समस्याएं भर दी गई थी, ऊपर से लेप दिया गया था कि ये समस्याएं इसमें भेजते रहो। वो घड़ा समस्या उबल पड़ी, समस्या बाहर आ गई। अब समस्या रुक नहीं रही है, वो लुढ़क रही है इधर उधर, सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, मकान में, दुकान में। कैसे रुकेंगी? तो क्या ये जो 12 वर्ष की नाराजगी अब निकली है, ये सैलाब बन गई है, ये बाढ़ आ गई समस्याओं की? जी हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यह है कि नंबर 1 तो शिक्षा राजनीति के केंद्र में आ गई। नंबर 2, ये जो सत्तारूढ़ दल है और इसका जो पिताजी हैं संघ, वो शिक्षा के सबसे खिलाफ विरोध में है। वो उनका मानना है कि शिक्षित होगा व्यक्ति तो सवाल करेगा, शिक्षित होगा तो नौकरी मांगेगा। वो चाहते हैं कि जो हम बोले हम राज करें और कुछ 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में हम सारा देश का तंत्र दे दें, अर्थतंत्र दे दें, उससे हमें कमाई होती रहे और हम उसके जरिए 10,000 50,000 रुपया चुनाव के टाइम बांट के और उससे हम चुनाव जीतते रहें। वो चीज यहाँ पे चल रही है। लेकिन हुआ क्या है कि देश जाग गया है। अब शिक्षा को लेके झगड़ा शुरू हो गया है। मतलब मेरे ख्याल से तो जो शिक्षा को लेके जो ये क्रांति शुरू हो गई है, पूरा विश्व शिव कुमार जी भौचक्का रह जाएगा कि जिस देश को हम मान रहे थे कि ये तो दिन दुनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है, ये तो कुलाचे भर रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था कुलाचे भरेगी, जिसको कहा जाता था कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो कि थोड़ा ऊपर उठ रही है इस देश की अर्थव्यवस्था, कि उस देश की अर्थव्यवस्था में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉपर पानी तक नहीं है, बैठने के लिए जगह तक नहीं है, पंखे तक नहीं है, शौचालय तक नहीं है उस देश के अंदर। मुझे तो लगता है कि सब हक्का बक्का रह जाएंगे इसको देख के कि ये किस अभी ब्रिक्स की सबमिट करने जा रहे हैं। वो कहेंगे यार तुम अपने स्कूल संभाल लो, पहले ब्रिक्स की सबमिट मत करो। मोदी जी G20 कर रहे हैं, G20 करने के साथ खरबों रुपया उड़ा दिया उसके प्रचार में। अरे G20 करिए, दिल्ली तक सीमित रखिए उसको, पूरे देश के अंदर आपने प्रचार में खरबों रुपया उड़ा दिया। वो खरबों रुपया बच्चों की शिक्षा पे लगता, और जितने पैसे आप MLA MP खरीदने में लगाते हैं विपक्ष के, वो पैसा आप बच्चों की शिक्षा में लगाएं, इन स्कूलों की हालत सही करें। देखिए ये जो राजस्थान का जो आपने शुरुआती दौर में रखा, जरा उसका 2 मिनट चर्चा कर ले। जो राजस्थान सरकार है, ये देखिए मोदी जी ने जो लाल किले से बोला है कि इन दिमागी नक्सलों को पकड़ के इनको एक तरफ करना जरूरी है, इन्हें बाहर धकेल के हाशिए पे डालो, इनको हाशिए पे डालना जरूरी है। ये उसी का नतीजा है जो ये इस तरह का फरमान आया है। वहां पे राजस्थान उसमें सबसे पहला स्टेट बना है। इसमें 2 कारण मुझे नजर आते हैं। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा घटिया है। वहां मुझे लगता है कि वहां सबसे ज्यादा परेशानी का आलम है।
इसलिए उनको पता है कि जो दूसरा कारण यह है कि जो कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिजीत रानका, वो राजस्थान से आते हैं और वो राजस्थान पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक स्कूल में जाके उन्होंने वहां बच्चों से इंटरव्यू वगैरह भी लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बातें उजागर की हैं स्कूल की, तो उससे घबराई हुई सरकार ने इस सारा ही कंप्लीट, जिसको कहते हैं ये भी तो इमरजेंसी है भाई, क्या हो रहा है स्कूल में ऐसा जिसकी आप पर्देदारी रखना चाहते हो? अगर आपके स्कूल में चकाचक झकास है सब चीजें, तो आप तो शान से दिखाओ कि देखो सर्व शिक्षा अभियान का, देखो हमने गांव-गांव तक, जन-जन तक शिक्षा को पहुंचा दिया, देश में कोई निरक्षर नहीं है, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिल रही है। लेकिन क्यों आप इनकी हालत इसलिए जर्जर होने देना चाहते हैं कि जब जर्जर हो जाएगा स्कूल, वहां सुविधाएं नहीं होंगी तो हार के झक मार के माँ बाप को बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा। लेकिन अब अभिजीत रानका ने तो यहाँ पे डाली है, और आशुतोष रानका जो कर रहे हैं, तो सबसे पहले राजस्थान सरकार सक्रिय हो गई है। आप देखेंगे दीप के जो है वहां महाराष्ट्र के स्कूलों में जाके छोटे छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इसलिए उनको डर है कि कहीं ये जो कॉकरोच है, और कल वो दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई है, एक दो बन गई है, एक दिमागी नक्सल जनता पार्टी, एक बन गई है दिमागी नक्सल पार्टी। तो अब वो लोग हैं, उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। अब ये देश की राजनीति उन युवाओं के हाथ में आ गई है जो इस देश की दैया के भावी खेवनहार है, वो ही ले जाएंगे आगे। तो अब जो है युवाओं के पास जोश की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है। वो धूप में भी आपके जंतर मंतर में खड़े रहे, वो आपकी पैलेट गन भी बर्दाश्त करते रहे, वो उन्होंने आपकी लाठियां भी खा ली है। अब उनको पता चल गया है कि आप बच्चों के ऊपर अत्याचार करने के बावजूद भी बेशर्मी से खड़े हुए हैं। जो आपके अमित शाह जी हैं, महीने भर से तो वो बड़ा मुंह पे टेप लगाए बैठे थे, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे, कहीं नहीं बोल रहे थे। बच्चों के ऊपर पैलेट गन चला दी, बच्चों के ऊपर बगैर वर्दी के गुंडे लाठियां भांज रहे थे, बच्चों के ऊपर कील वाली लाठियों से पिटवाया आपने बच्चों को। तब तो आप नहीं की जबान नहीं खुली जवाब देने के लिए, आप गायब हो गए। और आज आप वंदे मातरम पे उसके सोनिया गांधी के ऊपर आपको गालियां देनी है तो आप तुरंत आ गए देने। देखिए आप भाषण दे रहे हैं, ये भाषण जब देते जब पैलेट गन्स चलवाई थी आपने, तब कहां गए थे आप? ये चिढ़ाने वाली बातें हैं, जेंजी को भी, जेंजी के माता पिता को भी, रिश्तेदारों पड़ोसियों सबको चिढ़ाने वाली बातें हैं ये। फिर आप कहते हैं कि सवाल करते हैं और आलोचना करते हैं। जब से कहा थे अमित शाह जी, आज उनके मुंह में जबान आई। और रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम आज से नहीं गाया जाता है। वंदे मातरम कांग्रेस का, जब आजादी भी नहीं मिली थी, कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत ही इसी से होती थी, क्योंकि जनगण मन तो बहुत बाद में आया, आजादी के बाद उसको राष्ट्रगान घोषित किया गया। उससे पहले वंदे मातरम ही गाया जाता था। इसके शुरू के 2 स्टैंजा इंपॉर्टेंट हैं, तो बाकी के स्टैंजाज में सांप्रदायिकता की बातें की गई हैं, और इन्होंने क्या किया है, उन बातों को लगा के सबको गाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब मुझे एक चीज बताइए शिव कुमार जी, एक प्रोग्राम है उसमें 10 मिनट तो पहले वंदे मातरम गाओ, फिर आप जनगण मन गाओ, और अगर राज्य का कोई गान है तो वो भी गाओ, तो प्रोग्राम कब होगा? उसके बाद आने वाले तिथियों के गले में मालाएं डलेंगी, दीप प्रज्वलन होगा, मतलब 1 घंटा तो इसी में निकल जाएगा। मतलब ये देश वंदे मातरम में लगेगा या कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करेगा, रचनात्मक भी करेगा ये देश? और ये आपके लिए मतलब शिक्षा जरूरी नहीं है, आपके लिए वंदे मातरम जरूरी है। आप उस पे बोलिए ना, जो आपने छात्रों के साथ किया, उससे तो आप चुप रहे, उस पे तो आप भाग गए, यहां से मैदान छोड़ के भाग गए, और आज फिर आप कूद के आ गए। जैसी संसद का सत्र खत्म हुआ और आप कूद के आ गए। और अब आप देखिएगा 15 तारीख को मोदी जी दिमागी नक्सल बता रहे हैं देश के बुद्धिजीवियों को, सोचने समझने वाले लोगों को, सवाल उठाने वाले लोगों को, और वो शुरू हो गए वंदे मातरम। अरे भाई, वंदे मातरम से नहीं चलेगी इस देश की राजनीति, इस देश की अर्थव्यवस्था। इस वंदे मातरम से नौकरियां नहीं मिलेंगी। वंदे मातरम ठीक है, जो उसका आप 2 मिनट गाइए, उसमें शुरू में ये वंदे मातरम कहना, इनफैक्ट जो आजादी की लड़ाई थी उसमें तो वंदे मातरम कांग्रेस का नारा हुआ करता था। वंदे मातरम का तो आपने नारा लगवा दिया, वो ही बहुत है। लेकिन क्यों आपको इस तरीके की फर्जी चीजों में, इस तरह की दिखावटी चीजों में, इनमें ज्यादा रस आता है, बजाय काम की बात, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो भी आपको रस आता है, आपको शिक्षा की बात में तो आता ही नहीं है। और आएगा भी क्यों, जिस देश के प्रधानमंत्री की खुद की डिग्री फर्जी हो, और जो उसको लाइट में ना आने देना चाहता हो, उसमें आरटीआई की बंधन लगाया हुआ हो कि आरटीआई से आप डिग्री के बारे में नहीं पता कर सकते, प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में। और वो जो उसका ये भी नहीं पता है कि वो 12वीं पास है कि 10वीं पास है कि 8 पास है कि 5 पास है, ये भी नहीं किसी को क्लैरिटी है। तो वो उनको कहां से शिक्षा की जरूरत पड़ेगी? और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि जिनकी खुद की शिक्षा नहीं हुई है वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं।
बहुत लोग, बहुत ऐसे ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने खुद जीवन में शिक्षा नहीं कमाई, नहीं शिक्षित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने पैसा कमाया जीवन में। उन लोगों ने विद्यालय खोल दिए, चैरिटेबल स्कूल्स खोल दिए, बच्चों के लिए मुफ्त निशुल्क विद्यालय खोल दिए। एक नहीं, हजारों की गिनती है मेरे पास ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो खुद नहीं पढ़े, लेकिन बच्चों के लिए स्कूलों को उन्होंने खुलवाया कि जो हम नहीं कर पाए, हम आगामी पीढ़ी के लिए ये करेंगे। और ये लोग चले चलाए स्कूलों में, आपने 1 लाख के करीब स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल, और आप ऊपर से फरमान जारी कर रहे हैं कि यहाँ कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, वीडियोग्राफी नहीं होगी, यहाँ कोई अंडर इंटरव्यू लेने नहीं आएगा। साफ साफ आप उन लोगों को, जो जागृति पैदा हुई है जिसपे कि कॉकरोच पार्टी है और ये दिमागी नक्सल पार्टी है, ये अब जाके इनके स्कूलों पे बोलेंगे धावा। तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही रोक लगा दी है, कानून एक जारी कर दिया है, और अब ये बीकानेर से जारी हुआ। इनके यहाँ तो ये तरीका होता है ना शिव कुमार जी, इनके यहाँ तो काम करने का तरीका है, जैसे यूजीसी आया, यूसीसी आया, यूनिवर्सल सिविल कोड, तो उत्तराखंड से लागू किया, जहां की मुसलमान बिल्कुल छोटी सी संख्या है उनकी। तो नहीं, अब विरोध का नहीं करते हैं किसी जगह, जहां विरोध उठता है वहां नहीं जाते हैं, नहीं, ये वहां नॉर्मल एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं कि कौन सा हमारे लिए कोना ठीक है, सटीक है। जैसे आप जितने मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पर ओवैसी प्रचार करने जाएंगे, हिंदू बाहुल्य सीटों पर एक और कोई आदमी होंगे, जैसे अब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को भेजा जाएगा। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एक टीम तैयार है। और मीनू जी, एक आप बहुत गहनता से देखना कि मैं बार बार कह रहा था, आपने भी सवाल उठाया था, और सीजेपी पर पहला प्रोग्राम करने वाले हम थे। अब चूंकि कल देर रात ये जानकारी हो पाई पार्टी के बारे में, आपसे बात हो गई थी, कल भी हम करने को आपसे ही बातें थे कि पहले बात की जाए कि फिर बन गई नक्सल, दिमागी नक्सल जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ये अपने अंदर झांकने पड़ेगा कि अभी हम जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए नेगेटिविटी क्यों फैला रहा है, ये अपने अंदर झांकना पड़ेगा। भाजपा कतई झांकने को तैयार नहीं है, वो समझ रही है कि हमें फिर, जैसे मैं कल एक डेटा देख रहा था, एक सीट है बसीरहाट बंगाल में, वहां 70% मुसलमान बताए जा रहे हैं। मैंने अभी डेटा नहीं देखा है तो मेरी बात को अन्यथा में न लें दर्शक, जो खबर है उसके 70 से 80%। और बीजेपी को वहां जो टोटल वोट मिला, चुनाव वहां सीपीएम, कांग्रेस और होना था टीएमसी में, चुनाव बीजेपी से हो गया, बीजेपी वहां जीती है 50,000 वोटों से। अब आप बताइए, और ऐसी वहां जो 50% से ऊपर की हैं वो सीटें हैं लगभग 60-70, और 70 पर भी बीजेपी जीती है। तो क्या मुस्लिम टोटल कर गया वोट? मेरे तो गले नहीं उतर रहा। मुस्लिम, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपने मुस्लिम आबादी का बताया, ये तो पिछले चुनावों में आपने देख लिया ना, संभल वगैरह में, और एक और थी सपा के होल्ड वाली सीट, वहां मतलब इन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को वोट देने जाने से रोका। आप शिव कुमार जी, अभी आपने तो बिहार और बंगाल में ही सुना है, अभी उत्तराखंड का बवाल सुनिएगा क्या हो रहा है वहां पे। मैं ऐसे 3 परिवारों को जानती हूँ जो कि 100-100, 150 साल में अपने इलाकों में रह रहे हैं, वहां के निवासी हैं। उनके पूरे के पूरे परिवारों के कुनबे में मतलब 100 आदमी, 50 आदमी, उनके वोट उड़ा दिए हैं, और उनको 3 आपत्तियों के बाद भी शामिल नहीं किया जा रहा है वोटर लिस्ट में। तो आज जो है कांग्रेस ने वहां पे आज जो है आंदोलन शुरू कर दिया है, तहसील चलो, क्योंकि तहसील का जो एसडीएम होता है वो ईआरओ होता है, और वो करता है आपत्तियों का निस्तारण। लेकिन वो भी करने को पीछे हट रहा है, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने और उन लोगों को हटाया है जो कि कांग्रेस के इनकी नजर में समर्थक है, और मुस्लिम गांवों का तो कोई पता ही नहीं है, अभी उनकी तो सुध ही नहीं ले रहा है कोई। तो ये जो कर रहे हैं, ये अभी देखिए इसका भी नंबर आएगा शिव कुमार जी, अब आप इंतजार कीजिए, चुनाव व्यवस्था भी आने वाली है। अब ये जो 5 राज्यों के चुनाव है ना, ये आसानी से नहीं जीते जाएंगे, जैसे आपने बंगाल जीत लिया या बिहार जीत लिया। अब देश का आम जनमानस जाग चुका है, युवा जाग चुका है, बच्चे जाग चुके हैं, अब पहरेदारी करेंगे, जिसको कहते हैं ना। एक पाश बल्ली सिंह चीमा है यहाँ के जन कवि उत्तराखंड के, उनकी एक कविता है कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो मतलब मशाले, ये ही तो मशाल है। मशाल का मतलब ये जरूरी है कि हाथ में जलती मशाल लेके चलें। अगर किसी ने आवाज बिगुल बजा दिया है कि हाँ नहीं,
ये जो सरकार की जो ये कमियां हैं, सरकार की जो अक्षमता है, और जो सरकार जिम्मेदारी से बचना चाहती है, हम इसको आसानी से नहीं निकलने देंगे बच के। और अगर बचना चाहती है तो फिर गद्दी छोड़ो। अगर आपसे बस का नहीं है तो आप ये जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, या तो इस साल होंगे या अगले साल तो पक्का ही है, तो उसमें आप ये देखिएगा, ये जो सीजेपी है और ये जो दिमागी नक्सल पार्टी है, इनका रोल देख लीजिएगा आप। लोगों को नुस्खा हाथ लग गया है शिव कुमार जी बीमारी का, जहां से अब जो ये जंतर मंतर पे हुआ, आप ये गांव गांव शहर शहर में देखेंगे, ये जो लखनऊ में हो रहा है, बच्चियों की उम्र देखिए, उनके पैरों में उत्साह देखिए, कैसे तेजी भागी चली जा रही है, उत्साह के साथ उनके मुट्ठियां तरी हुई है। इन युवा लड़कियों का आक्रोश देखिए, शिक्षा के लिए कितनी ललक है कि हम पढ़ना चाहते हैं, और सरकार रास्ते में रोड़े लगा रही है। सरकार बीच, ये तो बुलडोजर संस्कृति वाले लोग हैं, ये इन्होंने तो शुक्र है बच्चियों के और जो सीजेपी वाले हैं उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलवाए अभी। इनका बस चले तो जो इनको मोदी जी ने कहा है कि इन दिमागी नक्सलों को हाशिए पे डालो, निकाल के पहचानो और इनको हाशिए पे डालो, तो ये काम शुरू होगा। अभी राजस्थान से शुरू, अभी तो कानून बना है, उसके बाद देखिएगा आप, अरेस्ट भी होंगे, लोगों को डाल देंगे एनएसए लगा के कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बहुत कुछ होने वाला है। और आज एक नया किस्सा जो और पैदा हो गया है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उसमें यूजीसी की परीक्षा होती है नेट की, तो उसमें 3 उसमें इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड एक थर्ड और है इकोनॉमिक्स, उनके 3 पर्चे जो हैं उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। वो परीक्षा जो कि जून में हुई थी, जून में हुई परीक्षा, और उसमें बताया जा रहा है कि क्यों रद्द की गई है, कि भाई उसमें जो पेपर में कुछ ऐसी बेसिक एरर्स थी, और पेपर जो है कुछ पिछले क्वेश्चन पेपर से उठा के 10 के 10 पेपर वहां क्वेश्चन पेपर में डाल दिए गए थे। तो 2 महीने से जो छात्र अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उस यूजीसी नेट की परीक्षा का, उनको रिजल्ट तो मिला नहीं। उनके पास खबर आई कि भाई जो तुम जून में एग्जाम दे के गए थे अभी 2026 में, वो परीक्षा कैंसिल हो गई है, अब दोबारा आना है आपको परीक्षा देने। उन बच्चों को कितना ट्रॉमा, कितना शॉक, कितनी निराशा। ये आत्महत्या क्यों होती है? इस वजह से होती है कि 2 महीने से इंतजार में बैठा है बच्चा। मीनू जी, एक और बड़ी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने एक रिट पिटीशन दाखिल की थी कि मेरे खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि ईडी और सीबीआई इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और कहा इसकी कोई जांच नहीं होगी। अब ये धीरे धीरे सब मैदान में आएंगे, सब मैदान में आएंगे, सबको सच्चाई नजर आएगी। बदल गया है जी, माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। तो इसलिए ये पहला जमाना होता है ना शिव कुमार जी। आप अंतिम अपनी बात कहिए, क्योंकि ये खबर जल्दी दर्शकों के पास पहुंचे। जी हाँ शिव कुमार जी, ये जो है, ये अभी तो अगर ये पुराना जमाना होता तो ये होता कि इसकी जांच की जाए तुरंत और एसआईटी गठित कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अभी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो खुद बैकफुट पे है, वो खुद माफी मांगते फिर रहे हैं बच्चों से। वो कह रहा है मेरा जब नालासार के और एक और बता दूं, चीफ जस्टिस को अभी तो हैदराबाद के नालासार लॉ कॉलेज के बच्चों ने मना कर दिया था डिग्री लेने से। अब बेंगलोर के जो लॉ कॉलेज है वो भी नालासार की टक्कर का है, 3 कॉलेज में से एक है, नेशनल कॉलेजेस में से। वहां भी कॉन्वोकेशन होना था, दीक्षांत समारोह, उनके बच्चों ने भी मना कर दिया है कि हम आपसे डिग्री नहीं लेंगे। आप ये देखिए, लोग प्रधानमंत्री को धिक्कार रहे हैं कि तू 56 इंच का छोटा बंदर है, हमसे बात मत कर, और सीजेआई आपसे हम डिग्री नहीं लेंगे। उन बच्चों ने डिस्क्रेडिट कर दिया है। इनफैक्ट तो इस देश के बच्चों ने इस देश के सीजेआई के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसलिए इस्तीफा दें और अपने घर जाएं दोनों। जी चलिए, आपने बड़ी सटीक जानकारी दी है कि सब आएंगे फेरे में। बचेगा तो त्रिवेदी भी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा त्रिवेदी का नंबर कब आएगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।